जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं पंकज कुमार, स्टडी पॉइंट पटना, ह्यूमन ब्रेन का पार्ट 2 वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मानव मस्तिष्क जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है और नर्वस सिस्टम में भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क का अध्ययन किस बायोलॉजी के शाखा में होगा? तो न्यूरोलॉजी। मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का अध्ययन बायोलॉजी के किस ब्रांच में होगा? न्यूरोलॉजी। अब देखिए, मस्तिष्क विशेषज्ञ जो मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। मस्तिष्क विशेषज्ञ क्या कहलाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई अर्थात फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो न्यूरॉन होता है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का भी प्रतिनिधित्व न्यूरॉन ही करता है। कोई पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका? न्यूरॉन। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन हुआ? न्यूरॉन। सबसे अधिक मानव शरीर के किस अंग को ऊर्जा चाहिए? तो ब्रेन को चाहिए, दिमाग को चाहिए, मस्तिष्क को चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा अंग को चाहिए? ब्रेन को, मस्तिष्क को। और सभी अंगों के अपेक्षा मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा ब्रेन को ही क्यों चाहिए? तो क्योंकि सभी अंगों का नियंत्रण ब्रेन ही करता है। सीधे सीधे मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस अंग को चाहिए? तो ब्रेन को। सबसे अधिक ब्रेन को ही क्यों चाहिए? तो क्योंकि मानव शरीर का जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, सारे अंग का नियंत्रण ब्रेन ही करता है। मानव शरीर में सबसे अधिक ग्लूकोज और ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे अधिक ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन करता है? तो ब्रेन करता है, ब्रेन को ही चाहिए। मानव शरीर में सबसे अधिक ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाला अंग कौन है? ब्रेन। जो मानव शरीर के टोटल ग्लूकोज और ऑक्सीजन का 20%, 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। अब मानव की खोपड़ी में 1.5 से 2 लीटर रक्त होता है। ध्यान रखिए, मानव की खोपड़ी में, मस्तिष्क खोपड़ी में 1.5 से 2 लीटर रक्त होता है। मानव मस्तिष्क के वजन की बात करें, ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम, अर्थात 1350 से 1400 ग्राम, ये ग्राम में हुआ। अगर केजी में ऑप्शन रहे तो 1.3 से 1.4 केजी। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। अगर केजी की बात करें तो 1.3 से 1.4 केजी। अगर पाउंड की बात करें तो 3 पाउंड। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 3 पाउंड, जो टोटल मानव शरीर के आकार का 2% होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम, या 1.3 से 1.4 केजी, या 3 पाउंड, या शरीर के आकार का 2%। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो शरीर के आकार के अपेक्षा, यानी आकार का 2% होता है। जो किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी जंतु में मानव शरीर के आकार की अपेक्षा जो ब्रेन का हिस्सा है वो सबसे बड़ा है। जैसे आप हाथी को देख लीजिए तो हाथी का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाथी के आकार का मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो 0.15%, अर्थात 0.15% ही है। ध्यान रखिएगा, हाथी का आकार बड़ा होता है तो आकार का 0.15% है, लेकिन मानव शरीर के आकार का 2% ब्रेन होता है, दिमाग होता है। तो सबसे बड़ा शरीर के पार्ट दिमाग में कौन सा ह्यूमन बीइंग का हुआ? तो मानव का। ध्यान रखिए। अब देखिए, अगर ऑप्शन में आपका मानव शरीर के दिमाग का, ब्रेन का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम अलग लिखा है, 1400 ग्राम अलग लिखा है, तो आप 1400 ग्राम को करेंगे। किसको करेंगे? 1400 ग्राम को करेंगे। अब देखिए, मानव शरीर
मैंने बात करें मेल का, अर्थात पुरुषों में मस्तिष्क का वजन, दिमाग का वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम। जबकि महिलाओं में मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वजन की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि महिलाओं में मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम होता है, जबकि पुरुषों में 1400 ग्राम। हम ये नहीं कर रहे कि दिमाग कम होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत लोग कमेंट में ले लेते हैं कि छोटा दिमाग होता है महिलाओं का। नहीं, गलत बात है। जबकि छोटा दिमाग नहीं है, यानी कि हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि वेट का, कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा दिमाग 1350 ग्राम होता है महिलाओं में, और पुरुषों में 1400 ग्राम होता है, तो 50 ग्राम कम होता है वजन में। क्वालिटी की बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का दिमाग तेज होता है, शार्प होता है। एग्जाम्पल में आप बचपन में ही अगर दो छोटा छोटा बच्चे को देखेंगे, एक मेल एक फीमेल, एक छोटी लड़की को देखें एक लड़का को, दोनों में कंपेयर करें तो लड़का भोंदू की तरह लगेगा, और लड़की काफ़ी तेज़ जैसी बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे उसको सोसाइटी के द्वारा ऐसा प्रत्यारोपण कर दिया जाता है कि उछल रही है, कूद रही है, ऐसा करके कंट्रोल कर दिया जाता है कि उसका दिमाग ऑटोमेटिक थोड़ा सा संतुलन बना लेता है। तो ध्यान रखिएगा, वजन में सिर्फ कम होता है, न कि क्वालिटी में। आइए, वैसा कम होने का कारण क्या है? तो मानव शरीर में जो पुरुषों में दिमाग 1400 ग्राम होता है, लेकिन महिलाओं में 1350 ग्राम। 50 ग्राम कम होने का कारण क्या है? तो पुरुषों के शरीर के वजन की अपेक्षा महिलाओं के शरीर का वजन कम होता है, इसीलिए मस्तिष्क का 2%, माने पूरा शरीर का 2% 1350 ग्राम ही पूरा हो जाता है। आगे आ जाइए। अब मस्तिष्क, ब्रेन की कोशिका का मृत्यु हो जाना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन के कोशिका का मृत्यु हो जाना, यानी मानव के मस्तिष्क के कोशिका का मर जाना या कोमा में चला जाना क्या कहलाता है? तो जैविक मृत्यु कहलाता है, बायोलॉजिकल डेथ कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, जैविक मृत्यु अर्थात बायोलॉजिकल डेथ से क्या समझते हैं? तो मस्तिष्क की कोशिका का मर जाना, मृत्यु हो जाना या कोमा में चला जाना। आगे आ जाइए। ब्रेन एक बार में 25 करोड़ इमेज स्टोर कर सकता है। सोच सकते हैं, मानव का मस्तिष्क एक बार में 25 करोड़ इमेज स्टोर कर सकता है। ऐसा कोई कंप्यूटर भी नहीं है जो एक बार में 25 करोड़ इमेज स्टोर कर ले, लेकिन मानव मस्तिष्क एक बार में 25 करोड़ इमेज स्टोर करता है। अगला फैक्ट की बात बता दें, मानव मस्तिष्क एक दिन में, ध्यान रखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 थॉट्स उत्पन्न करता है। मानव मस्तिष्क एक दिन में 70,000 सोच उत्पन्न करता है, जिस 70,000 का 70% जो थॉट होता है वो निगेटिव होता है। यानी 70,000 एक दिन में थॉट उत्पन्न करता है, इसका 70%, 70,000 का 70% निगेटिव थॉट उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें कभी भी निगेटिव थॉट की ओर फोकस नहीं करना चाहिए, निगेटिव सोचना नहीं चाहिए, पॉजिटिव की ओर ध्यान देना चाहिए। कारण कि नेगेटिव ज़्यादा हावी हो जाता है, कारण कि टोटल थॉट्स का 70% अकेले नेगेटिव है। आगे आइए। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल मस्तिष्क का 4% भाग ही प्रयोग करता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक दिमाग का 4% ही यूज करता है। एक विद्वान आदमी, जो एक काफ़ी काबिल आदमी है, जो आइंस्टीन, नाम सुनिएगा सब कोई, आइंस्टीन महोदय ने 4.5% ब्रेन का इस्तेमाल किया। बाकी कोई भी मनुष्य 4% दिमाग का जन्म से लेकर मृत्यु तक इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट हैं जैसे आइंस्टीन हैं जो 4.5% ब्रेन का इस्तेमाल किया, इसीलिए आज दुनिया में उनका नाम है। अब 40 वर्ष तक, मनुष्य के 40 वर्ष तक दिमाग का विकास होते रहता है, दिमाग विकसित करता है, लेकिन 40 वर्ष के बाद दिमाग का विकास होना रुक जाता है। अब देखिए, मानव के मस्तिष्क का सर्जरी करके 1/2 भाग, मानी आधा भाग दिमाग को हटाया जा सकता है। मानव मस्तिष्क का सर्जरी करके 1/2 भाग ब्रेन का हटाया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः ब्रेन का सर्जरी संभव नहीं है। देखिए, मानव का कोई भी अंग है जो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सेट किया जा सकता है। एक ब्रेन ही ऐसा है जिसका प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। वो अच्छा है कि नहीं है? न तो ऐसा होता तो किसी तेज आदमी का दिमाग
करोड़पति अंबानी अडानी सब क्या करता है कि किसी तेज आदमी का दिमाग उसे खरीद लेता है या उसका किडनैप करके किसी तरह से उसका दिमाग निकलवा लेता है, वो अपने बेटा के दिमाग में ट्रांसप्लांट कर लेता है, प्रतिरोपित कर देता है। लेकिन अच्छा है कि दिमाग का प्रत्यारोपण संभव नहीं है। आ जाइए, 5 वर्ष से पहले बच्चा अगर 2 भाषा सीख लेता है तो ध्यान रखिएगा, अगर 5 वर्ष से पहले बच्चा 2 भाषा सीख लेता है, 2 लैंग्वेज पर पकड़ बना लेता है, तो उसका दिमाग का स्ट्रक्चर संरचना बदल जाता है, सामान्य की तुलना में कुछ डिफरेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि खराब हो जाता है, बदल जाता है स्ट्रक्चर। अब मनुष्य ज़्यादा समय तक अगर पसीना में रहे, लगातार अगर डेली ज़्यादा समय तक पसीना में रहे तो मनोरोगी का शिकार हो सकता है, मानसिक रोग उसको हो सकता है। अब देखिए, बहुत सारा आपको बचपन की यादें नहीं रह पाता है, यानी बचपन के बातें हमें याद नहीं रहता है। मानो जब बच्चा होता है उस समय के बहुत सारा उसका यादें नहीं रहता है, माने याद नहीं रह पाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है हिप्पोकैम्पस। कारण कि हिप्पोकैम्पस का विकास बचपन में नहीं होता है, इसीलिए बचपन का यादें हमें याद नहीं रहता है, जबकि युवावस्था का या एडल्ट हो जाने के बाद हमारी यादें याद रहता है। अब देखिए, बच्चा ज़्यादा समय सोता है, देखिए होइएगा कि छोटा बच्चा जो नवजात शिशु है या छोटा बच्चे हैं ज़्यादा सोते हैं। कारण क्या है? तो ऊर्जा के कुल 50% ग्लूकोज ब्रेन प्रयोग करता है बच्चा में टोटल ग्लूकोज का 50% ग्लूकोज अकेले ब्रेन इस्तेमाल करता है, इसीलिए बच्चा ज़्यादा समय तक सोता है, वो ज़्यादा सोता है। अब देखिए, ब्रेन का मेमोरी जो है असीमित होता है। कहते हैं ना कि मेरा मोबाइल में 64 GB दिया इंटरनल मेमोरी, तो ब्रेन का मेमोरी जो है असीमित होता है, इसका कोई सीमा नहीं है। अब देखिए, कोई आदमी की अगर किसी को इग्नोर कर देता है, अगर कोई आदमी आपको इग्नोर कर देता है, कोई सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी से मिले, आपको इग्नोर कर दिया, तो उस समय आपको वैसा फील होगा जैसा चोट लगने पर फील होता है। यानी इग्नोर कर देना चोट लगने के समान फील होता है, फीलिंग्स होता है। ज़्यादा बच्चा अगर टीवी देखता है, टीवी देखते समय बच्चों को जब ज़्यादा टीवी देखता है उस समय ब्रेन का डेवलप कम होता है। मतलब कि जब बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है तो ब्रेन का डेवलपमेंट कम होता है, टीवी देखते समय दिमाग विकसित कम होता है। जबकि किताब या कहानी जब पढ़ता है तो उस समय मस्तिष्क का विकास ज़्यादा होता है, दिमाग का विकास ज़्यादा होता है। ऐसा कारण ये है कि जब किताब पढ़ता है या कहानी पढ़ता है तो उस समय कल्पना ज़्यादा करता है, मस्तिष्क पर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उस समय मस्तिष्क का विकास ज़्यादा होता है। लेकिन ज़्यादा टीवी देखते समय मस्तिष्क का विकास कम होता है, अतः इसीलिए बच्चों को टीवी से दूर रखा जाता है। अब पलक झपकने का समय 1/16 सेकेंड से कम भी होता है, माने पलक झपकने का जो समय है 1/16 से भी कम होता है। ध्यान रखिए, एक पलक झपकते समय 1/16 सेकेंड से भी कम होता है झपकने का समय। अब एक ही बात अगर मनुष्य डेली सोचे, एक ही बात सोचने से या चिंता करने से, टेंशन लेने से ब्रेन का निर्णय क्षमता कम हो जाता है, दिमाग उतना निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता है। कब? जब एक ही बात बार बार सोचिए या चिंता करें तब। ये गिलास पानी अगर आप पीते हैं, कभी कभी देखे होइएगा कि कोई किताब पढ़ रहे हैं उस समय पानी ला करके पी लेते हैं लोग, या पढ़ाते समय देखे होइएगा टीचर्स को कि पानी पी लेते हैं, उसके बाद रिलैक्स फील करते हैं। आप भी अगर पढ़ते समय पानी पी लेते होइएगा, थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। कारण कि ये गिलास पानी पीने से मस्तिष्क का 14% तेज हो जाना होता है। मैंने एक गिलास पानी पीने से मस्तिष्क तेज़ी से काम करने लगता है, 14% तेज़ी से काम करने लगता है एक गिलास पानी पीने से। इसीलिए पढ़ते हो अगर समय 1 घंटा 2 घंटा पढ़े तो पानी का इस्तेमाल करें, पानी पिए, ध्यान रखिएगा। अब मैंने ब्रेन का मतलब दिमाग होता है, माइंड का मतलब मन होता है। ध्यान रखिए, ब्रेन का मतलब दिमाग और माइंड का मतलब मन। हम लोग दिमाग पढ़ रहे हैं। आगे आई, अब देखिए आगे फैक्ट देखिए, जैसे एक मूवी का नाम सुन रहिएगा लूसी। मानो अपने जन्म से मृत्यु तक कुल ब्रेन के 4% ही हिस्सा इस्तेमाल करता है। लेकिन एक हॉलीवुड मूवी लूसी है, आप अगर देखें यूट्यूब पर भी सर्च करके लूसी तो आपको मिलेगा कुछ उसका ट्रेलर वगैरह। तो हॉलीवुड मूवी लूसी है, उसमें दिखाया है कि मानो जब 20% अगर ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, तो 20% अगर ब्रेन का दिमाग का इस्तेमाल कर लेगा
तो किस स्पीड से वो काम करेगा, इमेजिन से भी स्पीड से वो ज़्यादा काम करने लगेगा। इस बात को दिखाया उसमें कि आपका ब्रेन को पकड़ करके आप क्या थॉट सोच रहे हैं, आप उस सोच को बता देगा। अगर 20% अगर इस्तेमाल करें तो उसमें 20% इस्तेमाल करके दिखाया है। थोड़ा सा उसको गौर करके देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगे, जानकारी भी मिलेगा। देखिए, अब मनुष्य का जब मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद 7 मिनट तक, 7 मिनट्स तक ब्रेन सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। मृत्यु के 7 मिनट बाद तक ब्रेन मस्तिष्क सक्रिय होता है, ध्यान रखिएगा। अब ब्रेन में सबसे अधिक वसा होता है, वसा को लिपिड कहते हैं। तो ब्रेन में सबसे अधिक वसा या लिपिड होता है, इसीलिए ब्रेन को वसीय अंग कहते हैं। कहे मानव शरीर का वह अंग जो वसीय अंग कहलाता है वो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। कारण कि सबसे अधिक ब्रेन में वसा होता है, लिपिड होता है, ध्यान रखिए। लेकिन मानव मस्तिष्क में सबसे अधिक खनिज कौन सा होता है, तो सोडियम होता है, ध्यान रखिएगा। मानव मस्तिष्क में सबसे अधिक खनिज कौन सा होता है, सोडियम होता है। लेकिन क्वेश्चन फंसाएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है, खनिज तत्व कौन सा होता है। तो मानव शरीर की बात करें तो कैल्शियम होगा। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होगा, तो कैल्शियम होगा। लेकिन मानव मस्तिष्क में सबसे अधिक कौन सा तत्व होगा, तो सोडियम होगा, ध्यान रखिएगा। अब मानव का मस्तिष्क, ब्रेन, मानव शरीर के कुल जल का 75% हिस्सा इस्तेमाल करता है। यानी मानव शरीर के जितना आप जल लेते हैं, पीते हैं पानी, उसका 75% मानव मस्तिष्क के पास होता है, मानव मस्तिष्क इस्तेमाल करता है। अब जल का इस्तेमाल क्यों करेगा उतना, तो कारण कि जल में क्या है, जल में क्या है, H2O, H2O, ध्यान रखिएगा, H2O है, इसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए जल से ही मानव मस्तिष्क ऑक्सीजन लेगा। तो इसीलिए 75% जल का मानव ब्रेन, शरीर के कुल 75% जल का इस्तेमाल करता है, कारण उससे ऑक्सीजन लेना होता है। और सबसे अधिक ऑक्सीजन मानव शरीर के किस अंग को चाहिए, तो मस्तिष्क को चाहिए, ब्रेन को चाहिए। इसीलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि मस्तिष्क इससे शार्प रहे, तेज रहे। अब देखिए, मानव मस्तिष्क का जो कोशिका है वो न्यूरॉन होता है। कौन कोशिका, मानव मस्तिष्क का कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन, ध्यान रखिएगा। अब न्यूरॉन कोशिका में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होता है। देखिए, न्यूरॉन कोशिका में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होता है, अर्थात अगर एक बार न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो दोबारा न्यूरॉन बनने में, न्यूरॉन ठीक होने में लगभग असंभव है ठीक होना, लेकिन अगर ठीक होने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए जिसका दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है, उसको दोबारा ठीक होना नामुमकिन की तरह होता है। बहुत रेयर केस में रिकवरी होता है कि वो आदमी ठीक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पुनर्योजी शक्ति सबसे कम कौन कोशिका में होता है, तो न्यूरॉन कोशिका में होता है। और न्यूरॉन कोशिका अर्थात ब्रेन सेल, मस्तिष्क कोशिका में। लेकिन मानव शरीर में वैसा ऑर्गन है यकृत, जिसमें सबसे अधिक पुनर्योजी शक्ति होता है। अब यकृत में सबसे अधिक पुनर्योजी शक्ति होता है, तो यकृत कौन सा कोशिका से मिलकर बना होता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हिपैटिक, यकृत हिपैटिक कोशिका से मिलकर बना होता है, अर्थात यकृत में या हिपैटिक सेल में सबसे अधिक पुनर्योजी शक्ति होता है। अगर एक बार लीवर आपका यकृत खराब भी हो गया तो खान पान परहेज से आपका लीवर ठीक हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग खराब हो गया तो असंभव है, ध्यान रखना। तो सबसे अधिक हिपैटिक कोशिका, माने सबसे अधिक यकृत का हिपैटिक कोशिका में पुनर्योजी शक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यकृत को काट काट करके भी ठीक किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है, कारण पुनर्योजी शक्ति इसमें सबसे अधिक है। अब ध्यान रखिए, न्यूरॉन कोशिका या जो मस्तिष्क कोशिका है उस कोशिका में विभाजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तो क्या कारण है कि बाकी सब कोशिका में विभाजन होता है लेकिन न्यूरॉन कोशिका में विभाजन नहीं होता है? इसका कारण सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में कहे तो केंद्र पिंड कहिए, ये तारक का कय कहिए, तारक का कय कहिए या केंद्र पिंड कहिए। अब सीधे सीधे सेंट्रोसोम याद रखेंगे। तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन कोशिका विभाजन नहीं होता है, कारण सेंट्रोसोम है, केंद्र पिंड है, तारक का कय है, कारण उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए, विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो कोशिका का अंग है वो सेंट्रोसोम है,
और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, अर्थात न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब देखिए, न्यूरॉन कोशिका का जो लंबाई वाला एरिया पार्ट होता है, जैसे न्यूरॉन कहने का तब तक ऐसे लंबाई हो गया न्यूरॉन का, जैसे ऐसे आकृति यहाँ हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, इस तरह से आकृति। तो ये लंबाई वाला जो पार्ट होता है न्यूरॉन का, लंबाई पार्ट है, लंबाई वाला भाग को, न्यूरॉन का लंबाई वाला भाग को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। तो न्यूरॉन कोशिका का लंबाई वाला हिस्सा को साइनेप्स कहते हैं, जबकि इसका सिरे वाला हिस्सा को, सिरा जो है इसका सिरा वाला हिस्सा को एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। लंबाई वाला हिस्सा को साइनेप्स, साइनेप्स, जबकि सिरा वाला हिस्सा को एक्सॉन कहते हैं। ध्यान रखिए। अब मानव मस्तिष्क न्यूरॉन सेल से बना है ज़्यादातर। तो मानव मस्तिष्क में, ब्रेन में 90% न्यूरॉन कोशिका है। न्यूरॉन कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, मानव मस्तिष्क में सबसे अधिक कौन सा कोशिका है? न्यूरॉन है। कितना परसेंट है? 90% है। मात्र 10% है जो गलियल सेल है, माने गलियल कोशिका है। मानव मस्तिष्क का 90% न्यूरॉन कोशिका है, जबकि 10% क्या है? गलियल सेल है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन 90%, जबकि 10% गलियल सेल है और न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। लेकिन 10% गलियल सेल जो है, गलियल कोशिका है, उसका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अगर वही मानव मस्तिष्क में गलियल सेल का विभाजन होने लगे किसी कारणवश, कोई डिजीज के कारण, रोग के कारण अगर विभाजन होने लगे गलियल सेल का, तो वही गलियल सेल विभाजित हो करके क्लोटिंग होने लगता है, जमने लगता है। मस्तिष्क में गलियल सेल का जमने लगता है, उसी को कहते हैं कैंसर का फर्स्ट स्टेज, प्रारंभिक अवस्था। इसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ध्यान से रखिएगा, ब्रेन ट्यूमर। अब देखिए, मस्तिष्क कैंसर नहीं होता है, कभी नहीं। अगर कोई कहता है कि मस्तिष्क कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, तो गलत है। अब कैंसर थर्ड स्टेज का नाम है। अब गलियल सेल का विभाजन होता है, विभाजन के उपरांत, विभाजन होते होते स्टोर होने लगता है, जमा होने लगता है, जिससे ब्रेन में क्लोटिंग होने लगता है, जमा थक्का बनने लगता है गलियल सेल का, और थक्का बनने लगता है जिससे ब्लड भी क्लोटिंग होने लगता है। उसी का नाम ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है। तो गलियल कोशिका का विभाजन से ब्रेन ट्यूमर होता है, जो कैंसर का प्रारंभिक अवस्था है। अब कैंसर थर्ड अवस्था में पहुंचने के बाद होता है। तो मस्तिष्क में कैंसर तक आदमी पहुंचता ही नहीं है, ट्यूमर ही, अगर ज़्यादा क्लोटिंग होने लगा, ट्यूमर ही बहुत सारा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो आदमी डेथ हो जाता है। यानी कि ह्यूमर, मैंने कहने का मतलब, मानव मस्तिष्क में अगर ट्यूमर ज़्यादा हो गया, ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा हो गया, तो मृत्यु हो जाता है। इसीलिए मस्तिष्क कैंसर तक नहीं पहुंचता है। तो गलियल सेल का विभाजन अगर ज़्यादा हो गया, स्टोर हो गया, तो समझिए कि वो ट्यूमर का रूप ले लेता है, जो 10% से होता है। लेकिन न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। अब देखिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना, देखिए यहाँ एक न्यूरॉन हो गया, एक दूसरा न्यूरॉन हो गया, दूसरा न्यूरॉन हो गया, माने एक न्यूरॉन से, कारण कि बहुत सारा न्यूरॉन है ना, तो एक न्यूरॉन से, माने एक न्यूरॉन कोशिका से दूसरे न्यूरॉन कोशिका तक सूचना पहुंचाने वाला जो तत्व है मानव शरीर में, वो सोडियम है। ध्यान रखिए, सोडियम हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो एक न्यूरॉन कोशिका से दूसरा न्यूरॉन कोशिका तक जो सूचना पहुंचाता है, उस तत्व का नाम क्या है? सोडियम है। ध्यान रखिए, मानव शरीर का सीपीयू कहलाता है, तो ब्रेन। कहे क्वेश्चन कोई कि मानव शरीर का सीपीयू क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है, ब्रेन कहलाता है, दिमाग कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर 5 से 10 मिनट तक ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ध्यान रखिएगा, अगर 5 से 10 मिनट तक ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ब्रेन हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। अगर 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला मस्तिष्क को, तो हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। इसीलिए कभी घबराहट, अकबकाहट की तरह लगे तो पानी पी लेना चाहिए, ताकि उस पानी में H2O से ऑक्सीजन मिल जाए। तो 5 से 10 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मस्तिष्क को, तो हमेशा के लिए दिमाग डैमेज हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मानव का मस्तिष्क 23 अर्थात 23 वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मानव मस्तिष्क 23 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव मस्तिष्क कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? तो 23 वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कब? जब मनुष्य जगा रहे तब, सोते समय नहीं। जब मनुष्य जगा रहता है उस समय 23 वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। नहीं कहते कि मेरा दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया है, तो बल्ब नहीं फ्यूज हो गया है। ध्यान रखिए, वो ऐसे हम बोल देते हैं लोग, लेकिन 23 वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हम कहीं कहीं जोड़ करके जला लेंगे बल्ब,
तो बेवकूफ़ी वाली बात है, बल्ब जलाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता है, उसको नियंत्रण करने का इस्तेमाल होता है। अब ब्रेन, ध्यान रखिए, ब्रेन में एक निगेटिव क्या बात है कि ब्रेन कभी भी सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाता है। ब्रेन माने दिमाग क्या सच है क्या झूठ है इसका पता नहीं कर सकता है ब्रेन। तो ब्रेन सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा कि ब्रेन सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाता है कि कौन सा सच है और क्या गलत है क्या सही है। आगे कोई कहता है कि ना बिल्कुल हम दिमाग से बोल रहे हैं कि बिल्कुल सच है, तो दिमाग से बोल रहे हो सच है, कारण कि ब्रेन तो सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाता है, तो गलत बोल रहा है। ध्यान रखिए, अगर कोई आदमी फुल कंसंट्रेशन से बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन बना करके, कंसंट्रेशन एकदम जैसे अर्जुन धनुष लेकर के मछली की आंख में तीर मारने का कंसंट्रेशन, जिसे मैं गुरु द्रोणाचार्य पूछे थे कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तो कहे कि हमें सिर्फ मछली का आंख दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कंसंट्रेशन से, इस तरह से मछली को पकड़ने के लिए बगुला कंसंट्रेशन लगाता है, अगर वैसा कंसंट्रेशन से बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन से 12 बार अगर कोई चीज़ पढ़ लिया जाए तो भूलने का संभावना बहुत कम होता है, बहुत दिनों तक याद रहता है। इसीलिए जब भी पढ़ें फुली कंसंट्रेशन से पढ़ें। अब देखिए, जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र का जो इकाई है न्यूरॉन, या मानव ब्रेन का कोशिका है न्यूरॉन, यानी ब्रेन सेल कहिए, मस्तिष्क कोशिका कहिए या तंत्रिका कोशिका कहिए, जिसमें जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है। यानी कहेगा वह कोशिका जिसमें जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है तो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन या मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन जिसमें विभाजन नहीं होता है। अब देखिए, मस्तिष्क पर ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक रहता है। कोई बोल रहा है तो मस्तिष्क पर कितना देर तक उसका संवेदना रहेगा, तो 0.1 सेकंड। अब देखिए, मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि होता है, मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि होता है। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि होता है, जो मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। ध्यान रखिए, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिलता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो वहाँ पीयूष ग्रंथि आंसर करता है। कब? जब पिनियल काय ग्रंथि नहीं होगा तब। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल काय ग्रंथि है, जबकि दूसरा सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। पिनियल काय ग्रंथि भी मस्तिष्क में होता है और पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पिनियल काय ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है, कारण कि मानव शरीर में पिनियल ग्रंथि, पिनियल काय ग्रंथि जो है वो अलार्म की तरह काम करता है। जैसे आपको अगर सुबह ट्रेन पकड़ना 6 बजे, आपको माइंड में सेट हो गया है कि हमको 6 बजे ट्रेन पकड़ना है, 5 बजे आपको नींद खुल जाएगा, 4:30 बजे नींद खुल जाएगा, 6 बजे, मतलब आपको एक तरह से जगा देता है टाइम से, लगभग टाइम का याद रियलाइज़ करा देगा, आभास करा देगा। तो अलार्म भी वही करता है कि टाइम का याद दिला देता है। इसीलिए पिनियल काय ग्रंथि को मानव शरीर का जैविक घड़ी कहते हैं, क्योंकि अलार्म की तरह काम करने वाली ग्रंथि पिनियल काय ग्रंथि है। यही पिनियल काय ग्रंथि मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, जबकि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। अगर ऑप्शन में नहीं रहता है सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल काय ग्रंथि, तब जो है सर कि हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका विद्युत इम्पल्स के माध्यम से सूचना संचालन करती है। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में विद्युत इम्पल्स के माध्यम से सूचना का संचालन करती है। इस प्रकार हम लोग ह्यूमन ब्रेन का दूसरा पार्ट पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग मानव मस्तिष्क का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैंने ब्रेन का सब हम लोग पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सारा आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।